गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चतुर्थः पाठः चाणक्य वचनानि के प्रश्न और उत्तरों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखो। मतलब हमें इसका एक शब्द में उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है, आपठितः बालः कुत्र न शोभते। मतलब अशिक्षित बालक कहाँ शोभा नहीं देता है। इसका उत्तर होगा सभा मध्य, मतलब सभा के मध्य में। दूसरा है, महताम धनम किम, श्रेष्ठ लोगों का धन क्या है। इसका उत्तर होगा मानः, मतलब मान। अगला है, तक्षकस्य विषम कुत्र वर्तते। मतलब तक्षक प्रजाति के सर्प में विष कहाँ होता है। तो इसका उत्तर होगा दंते, मतलब दांत में। अगला प्रश्न है, प्रवासे विद्या कीदृशी भवति। मतलब परदेश में विद्या किसके समान होती है। इसका उत्तर है मातृ सदृशी, मतलब माता के समान। अगला है, वृक्षकस्य विषम कुत्र वर्तते। बिच्छू में विष कहाँ होता है। इसका उत्तर होगा पुच्छे, मतलब पूंछ में। अगला है, मक्षिकायाः विषम कुत्र वर्तते। मक्खी में विष कहाँ होता है। इसका उत्तर होगा मुखे, मतलब मुख में। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। मतलब एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। इसका पहला प्रश्न है कि मानम इच्छन्ति, कौन सम्मान चाहते हैं। इसका उत्तर होगा उत्तम जनः मानम इच्छन्ति। मतलब उत्तम श्रेणी के व्यक्ति सम्मान चाहते हैं। अगला प्रश्न है, सुखार्थी किम न प्राप्नोति। मतलब सुख चाहने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त नहीं होता। इसका उत्तर होगा सुखार्थी विद्याम न प्राप्नोति। मतलब सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी किम न प्राप्नोति। विद्यार्थी को क्या प्राप्त नहीं होता। इसका उत्तर होगा विद्यार्थी सुखम न प्राप्नोति। मतलब विद्यार्थी को सुख प्राप्त नहीं होता। अगला प्रश्न है, विद्या कीदृशं धनम भवति। विद्या को किस प्रकार का धन कहा गया है। इसका उत्तर है विद्या सर्वदा फलदायिनी भवति, अतः सा गुप्त धनम भवति। मतलब विद्या सदैव सुफल देने वाली होती है, मतलब अच्छा फल देने वाली होती है, अतः उसे गुप्त धन कहा गया है। अगला है, घटः कथम पूर्यते। घड़ा कैसे भरता है। इसका उत्तर होगा जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। मतलब जल की बूंदें क्रमशः गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है। ठीक है, क्या लिखा है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः घटा जलेन पूर्णः भवति। प्रश्न क्रमांक 3 है, कोष्ठक से उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों को भरो। ठीक है, अब हमें कोष्ठक से उचित शब्द लेना है और खाली स्थान भरना है। ठीक है, पहला है खाली स्थान मानम इच्छन्ति। इसमें आएगा उत्तमः। क्या आएगा, उत्तमः। उत्तमः मानम इच्छन्ति। मतलब उच्च कोटि के लोग मान की इच्छा रखते हैं। दूसरा है विद्यार्थिनः कुतः। इसमें आएगा सुखम। मतलब विद्यार्थी को सुख कहाँ। अगला है मक्षिकाया खाली स्थान विषम। इसमें आएगा मुखे। मतलब मक्खी के मुख में विष होता है। अगला है सुपुत्रेण खाली स्थान यथा। इसमें आएगा कुलम। मतलब एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा पुत्र कुल को यश प्रदान करता है।
अगला है हंस मध्य खालिस्थान यथा, मतलब हंसों के बीच में जिस प्रकार बगुला होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है अधोलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। ठीक है, अब हमें इन शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। पहला है सुखार्थी, इसका विलोम शब्द होगा दुखार्थी। सुखार्थी मतलब सुख चाहने वाला, दुखार्थी मतलब दुख चाहने वाला। दुर्जनहा, दुर्जन यानी दुष्ट, इसका विलोम शब्द होगा सज्जनः, मतलब एक सज्जन व्यक्ति। अगला है सत्यम, मतलब सत्य, इसका विलोम शब्द होगा अनृतम, मतलब झूठ। अगला गुणः, गुणः का विलोम शब्द होगा अवगुणः। उसके बाद धर्मः, धर्म का विलोम अधर्मः। उसके बाद सुपुत्रः, मतलब एक अच्छा पुत्र, इसका विलोम होगा कुपुत्रः, मतलब जो पुत्र अच्छा नहीं है उसको कुपुत्र बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है समानार्थक शब्दों को लिखो। ठीक है, अब हमें समान शब्दों को लिखना है जिसके समान अर्थ निकलते हैं। माता, माता का होगा जननी। वनम, वनम का होगा अरण्यम। ठीक है, उसके बाद पुत्रः, पुत्र का होगा सुतः। उसके बाद धनम, धनम का समानार्थी शब्द होगा वित्तम। प्रश्न क्रमांक 6 है पदों की विभक्ति और वचन लिखो। अब हमें किस पद में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है यह लिखना है। माता, माता में प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है, दूसरा पिता, पिता में भी प्रथमा विभक्ति ही है और एक वचन ही है। ठीक है, उसके बाद है उत्तमः, इसमें प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। अगला है विद्या नाम, इसमें षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। अगला है पुष्पितेन, इसमें तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। अगला प्रश्न है क्रियापदों के धातु, वचन और पुरुष लिखो। अब हमें इसमें कौन सी धातु है, कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, ये सब कुछ लिखना है। सबसे पहले है पूर्यन्ते, तो इसमें पूर्व धातु है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। ठीक है, सेवद्वे, इसमें सेव धातु है, मध्यम पुरुष है और बहुवचन है। ठीक है, अगला है इच्छन्ति, इसमें प्रथम पुरुष है, इच्छ धातु है और बहुवचन है। लभावहे, इसमें लब धातु है, उत्तम पुरुष है और द्विवचन है। ठीक है, अगला प्रश्न है श्लोकों के अंशों को उचित रूप से जोड़ो। अब हमें श्लोकों को जोड़ना है। सुखार्थिना कुतो विद्या, इसका होगा विद्यार्थिना कुतस्य सुखम, मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। ठीक है, अगला है ना शोभिते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा, मतलब कि वह बच्चा सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता। अगला है वृक्षिकस्य विषम पुच्छे दुर्जनस्य तु सर्वांगे, मतलब बिच्छू की पूंछ में विष होता है और दुर्जन व्यक्ति के तो सारे अंगों में विष होता है। अगला है वासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा, मतलब जिस प्रकार वह एक
वृक्ष पूरे वन को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र अपने कुल का नाम रोशन कर देता है। अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार अन्वय की पूर्ति करो। मतलब आपकी बुक में एक उदाहरण दिया होगा, उसको देखकर हमें अन्वय की पूर्ति करना है। तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि अन्वय होता क्या है। ठीक है, तो जो श्लोक होते हैं आपके, उनको पद्यांश बोला जाता है। ठीक है, श्लोकों को गद्यांश में कर देना ही अन्वय कहलाता है। ठीक है, गद्यांश के रूप में उसको कर देना अन्वय कहलाता है। तो पहला है सुखार्थी चेत विद्या त्यजेत, विद्यार्थी चेत सुखम त्यजेत, सुखार्थिना विद्यां कुतः विद्यार्थिना सुखम कुतः। मतलब सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग करना पड़ता है, विद्यार्थी को सुख का त्याग करना पड़ता है। दूसरी लाइन का मतलब यह है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। ठीक है, अब दूसरा अन्वय हम करते हैं। तक्षकस्य दंते विषम, मक्षिकाया मुखे विषम, वृक्षकस्य पुच्छे विषम, दुर्जनस्य सर्वांगे विषम। मतलब तक्षक जो सर्प होता है उसके दांत में विष होता है, मक्खी के मुख में विष होता है, बिच्छू की पूंछ में विष होता है और दुर्जन व्यक्ति के तो अंग अंग में विष होता है।